नमस्ते, मैं धनंजय डिप्ले ईटीवी भारत के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बीते कुछ सालों में हमारे देश का ऑटोमोबाइल क्षेत्र काफ़ी विकसित हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 15 सालों में वह व्यवसाय जो है 15 लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा। इसके साथ ही देश में फ्लेक्स इंजन की भी चर्चा जोरों से शुरू है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। सर नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर, फ्लेक्स इंजन क्या है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में हर कंपनी पेट्रोल इंजन की गाड़ियाँ बनाती है जो मार्केट में उपलब्ध है। ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका में ऐसी सुविधा है कि आप पेट्रोल पंप पे जाने के बाद कंज्यूमर के साथ ये चॉइस है कि वो 100% पेट्रोल डाले या 100% बायो इथेनॉल डाले। तो बायो इथेनॉल भी ये फ्यूल है, पेट्रोल भी है। हमारे देश में पेट्रोल का भाव अब 100 के ऊपर 110, 115 तक गया है और इथेनॉल का भाव 65 रुपये है। इथेनॉल किसान तैयार करते हैं जो शुगर केन जूस, मोलाइसिस से, राइस से, मक्के से और बायोमास से बनता है। हम लोग आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे क्रूड ऑयल का और आने वाले 5 साल के बाद हमको 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए निश्चित रूप से हम इंपोर्ट को कम करना आवश्यक है और यही सब पैसा अगर किसानों के जेब में जाता है तो बहुत फ़ायदा होगा। और पेट्रोल से कई गुना ज़्यादा इथेनॉल अच्छा फ्यूल है क्योंकि उसका पोल्यूशन नहीं के बराबर है। और इसलिए ये फ्लेक्स इंजन जिसमें चॉइस होगा कि 100% पेट्रोल और इथेनॉल, तो हमारी स्कूटर, हमारी ऑटो रिक्शा, हमारी कार जो पेट्रोल इंजन है वो फ्लेक्स इंजन में आएगा। उसकी कीमत वर्ल्ड में उतनी ही है, केवल एक फ़िल्टर लगता है और जो मेटल के वॉशर्स होते हैं उसके बजाय रबर के लगते हैं। तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब हिंदुस्तान में बहुत से कंपनियों ने हासिल किया है। मुझे खुशी है कि अभी मेरी मीटिंग हुई, टोयोटा ने यूरो 6 इमिशन नॉर्म में फ्लेक्स इंजन की टेक्नोलॉजी लगभग पूरी कर ली है और वो जल्दी ही अपने व्हीकल को लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि इससे देश में पेट्रोल का जो आज ज़्यादा रेट है उसके बजाय इथेनॉल 65 रुपये होगा, तो कम से कम 25 रुपये लीटर लोगों का फ़ायदा भी होगा, देश का प्रदूषण भी कम होगा और इथेनॉल के कारण किसानों को भी 2 पैसे मिलेंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बड़ी बात है सर। जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, फ्लेक्स इंजन काफ़ी राहत देने वाला होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि पेट्रोल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और ये चॉइस हो जाएगा कि पेट्रोल और इथेनॉल। तो पेट्रोल का रेट ज़्यादा होगा तो लोग इथेनॉल लेंगे, बाइक स्कूटर इथेनॉल पर चलेगी, अब ऑटो रिक्शा इथेनॉल पर चलेगी। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसका फ़ायदा होगा। एक नया इनोवेशन भी है आपका कि भारत नंबर प्लेट के साथ अभी कुछ गाड़ियाँ जो नंबर प्लेट होगा वो भारत के साथ होगा, भारत BH के साथ होगा। तो ये क्या पुरानी गाड़ियों में भी लागू होगा? जो पुरानी गाड़ियाँ है जो हर राज्य के स्टेट का प्रतिनिधित्व करती है, MH? देखिए, इसके बारे में हमने निर्णय भी किया है, पर ये सब्जेक्ट जो होता है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। मैंने इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और भारत सरकार को भी है। तो हमने अपनी नीति बनाकर राज्यों को भेजी है और हमारा प्रयास है कि निश्चित रूप से ये पूरी योजना क्रियान्वित हो, पर अल्टीमेटली इसका अधिकार राज्य सरकार का भी है, उनको अपना निर्णय करना पड़ेगा। इथेनॉल के जो क्षेत्र है आप उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की जगह इथेनॉल ले लेगा? 100% लेगा। इसका कारण, पहले इथेनॉल केवल मोलाइसिस से बनता था शुगर फैक्ट्री में, फिर शुगर कुछ जूस से बनने लगा, अब BHB मोलाइसिस आया। अब इसके बाद राइस हमारे पास पड़ा है 350 लाख टन, तो राइस से इथेनॉल बनेगा, कॉर्न से इथेनॉल बनेगा, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा और इसके बाद जो म्यूनिसिपल वेस्ट है ऑर्गेनिक, उससे भी बन सकता है। और जो बायोमास है जो परली के रूप में जलाते, परली, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, इससे भी बनेगा। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हमारे देश में इथेनॉल और बढ़ेगा। और अभी तो गन्ने से शुगर बनती है, शुगर सरप्लस है, तो शुगर के बजाय जैसे 4% मोलाइसिस निकलता है, तो अब टेक्नोलॉजी है कि 4% मोलाइसिस के बजाय 7% निकाले, यानी 3% शुगर कम करके वो मोलाइसिस में जाएगी, तो और इथेनॉल बनेगा। तो इथेनॉल बनने से देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट हमारा कम होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसानों को अच्छा भाव मिलेगा। ये जो पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण भी होता है, अगर उससे ईंधन बनता है तो कितना फ़ायदा होगा? 5 टन परली से 1 टन बायो CNG निकलता है। अब बायो CNG के बजाय बायो LNG, क्योंकि वो लिक्विफाई है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसान है। तो मुझे लगता है हमारे नागपुर में अभी हमने यहाँ बसेस शुरू की है। मेरा खुद का ट्रैक्टर मैंने पहला देश का ट्रैक्टर है जो CNG पर हम चला रहे हैं और मैं अभी 2-4-8 दिन के बाद उस ट्रैक्टर को, ये जो हमारे पेड़ लगाए हुए जगह जगह रोड के बीच में है,
इनको पानी दे के लिए सीएनजी का वो ट्रैक्टर ग्रीन फ्यूल लेकर पूरा पानी डालने के लिए निःशुल्क रूप से मैं उसका उपयोग करने वाला हूँ, एक पानी की टंकी लगाकर, ताकि इन्वायरमेंट के लिए वो बहुत अच्छा होगा। काफ़ी सब ये जो मैं सवाल अगला पूछने जा रहा हूँ, पूरे देशवासियों के इस संदर्भ में उत्सुकता है कि हाईवे निर्माण ट्रांसपोर्ट में काफ़ी काम हुआ है, इसके पहले इतना काम कभी नहीं हुआ। इस पर आप नियंत्रण कैसे रखते हैं, कैसे वॉच करते हैं, और ये सब पर आपका पकड़ कैसी है? देखिए, इथेनॉल की बात तो मैं 2009 से कर रहा हूँ। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये मेरे लाइफ का मिशन है। और प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इसमें बहुत समस्या है और मैं अब इससे लड़ना चाहता हूँ। और विशेष रूप से मेरे मतदार क्षेत्र को, नागपुर को, इंटरनेशनल बेंचमार्क में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और एयर पोल्यूशन में पहुँचाना चाहता हूँ। अब नाग नदी का 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, वो जल प्रदूषण दूर करेगा। नागपुर में सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल फ्यूल आएगा तो उससे हमारा प्रदूषण कम होगा। इलेक्ट्रिक आएगा, मेट्रो बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक पर हमारी गाड़ियाँ चलेगी, तो स्वाभाविक रूप से नागपुर को सभी प्रदूषण से मुक्त करना, और यही शुरुआत बाकी शहरों में भी होगी। और निश्चित रूप से इसमें देश में जो हमारी विशेष रूप से पोल्यूशन की समस्या है उसको हम जरूर निपटा सकेंगे। निश्चित रूप से आपका जो काम है पथदर्शी है, लेकिन ये सब आइडिया सर आती कहाँ से? ये देश को बड़ा सवाल है क्योंकि सर के पास काफ़ी आइडियाज होती जो कोई सोच भी नहीं सकता है, उसके आगे का काम हो जाता है। देखिए, मैं इस विषय के लिए समर्पित हूँ। अभी आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ब्राज़ील के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री थे, और उसके पहले एक थी, उसमें ब्राज़ील के एक इथेनॉल के एक्सपर्ट थे। अब ब्राज़ील के हवाई जहाज़ एयरफोर्स के 50% इथेनॉल मिश्रित करके चल रहे हैं। तो मैं अभी एयरफोर्स के साथ भी मीटिंग करने वाला हूँ, राजनाथ जी के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ, और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि इंडियन एयरफोर्स में और एविएशन में ये जितने प्लेन हैं अभी, इंडिगो के, एयर इंडिया के, स्पाइस जेट के, ये सब, गो एयरवेज के, ये भी अब 50% इथेनॉल को यूज़ करें, ये प्रयास मैं कर रहा हूँ। मैं बीच में हमने एक स्पाइस जेट का हवाई जहाज़ देहरादून से दिल्ली पूरे बायोफ्यूल पे लाया, सक्सेसफुली आया था, जिसका स्वागत करने में गया था। मैं ये मानता हूँ कि आगे का भविष्य प्रदूषण की दृष्टि से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कि जो मेरा कोशिश है कि जो ख़राब पानी है, सीवेज वाटर है, उसको साफ करके वहीं सोलर पैनल लगाकर, सोलर पावर से इलेक्ट्रोलाइज़र लगाकर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करें और ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करें। और ये जो कोल यूज़ हो रहा है स्टील इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, ये कोल के बजाय ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ होगा। इसके ऊपर रेलवे का इंजन चलेगा, कार चलेगी, बसेस चलेगी। और जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली में एक 100% इथेनॉल की चलने वाली गाड़ी खरीदने वाला हूँ और 100% ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी खरीदने वाला हूँ। और मैं लोगों को दिखाऊंगा कि देखो ये सक्सेसफुली चल रही, आप भी लो। इसके बारे में आपने कल उत्सुकता बढ़ा दी सर, ये गाड़ी कैसी होगी ये हम जानने के लिए। बिल्कुल, गाड़ी जैसी गाड़ी होगी, अच्छी गाड़ी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पेट्रोल डीजल से कई गुना अच्छा फ्यूल है। अब लोगों में यही जो शंका है, ये दूर होने के लिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते जब खुद यूज़ करके आपको बताऊंगा तो इसका विश्वास बढ़ा। अभी मैं नागपुर में इलेक्ट्रिक कार में घूमता हूँ जी, तो उसका कोई प्रदूषण नहीं, आवाज़ तक नहीं है। अब लोगों को पता चला कि भाई बहुत अच्छी कार है, तो लोग इलेक्ट्रिक कार भी खरीद रहे हैं। सर, जिस तरह से नागपुर से हम बाहर जाते हैं, जो रोड का जो नेटवर्क है, हम तुळजापुर जाए हाईवे पे जाए या हैदराबाद हाईवे पे जाए, एक नेटवर्क का जो हाईवे है वो वर्ल्ड क्लास होते जा रहे हैं। मुंबई दिल्ली के हाईवे की बात हो रही है अभी, जो बहुत ही सुंदर तरह से बन रहा है। ऐसे कितने हाईवे और देश को मिलेंगे? देखो, ऐसे 26 ग्रीन हाईवे हम बना रहे हैं जो एक्सिस कंट्रोल है। और उससे मेरा ये प्रयास है, एक ही वाक्य में आपको बताऊं, कि आने वाले 3 साल के बाद अमेरिका के रोड जितने अच्छे होंगे, जिस स्टैंडर्ड के होंगे, उसी स्टैंडर्ड के हिंदुस्तान में बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा तक पूरे देश के रोड वैसे ही होंगे, कश्मीर तक। यही मेरा प्रयास है और मैं इसके, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डिपार्टमेंट रात दिन काम कर रहा है और निश्चित रूप से हम इसमें यशस्वी होंगे। आपका एक जो वाक्य है सर कि हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अगर अच्छी है तो हमारा विकास होता है। जिस तरह से हर राज्य चाहता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में अच्छे हाईवे निर्माण हो, हर राज्य की वही कोशिश है। आपसे कई डेलीगेशन मिलते रहते हैं, तो कौन सा राज्य है इसमें जो सबसे आगे बढ़कर आपके पीछे लगा है कि सर हमारे आप बनाइए, और किसका रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा है इसमें? नहीं, सभी का रिस्पॉन्स है और मैं सभी की मदद करता हूँ। हम इसमें राजनीति नहीं करते। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सहयोग, यही मोदी जी का मंत्र है।
तो हम सभी राज्यों को मदद करते हैं, इसमें हम राजनीति नहीं करते, सब राज्यों को मदद करते हैं। सर, आने वाला जो समय है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, तो केंद्र किस तरह से सब्सिडी देगा इस सब पे? ऑलरेडी स्कीम से लोगों को सब्सिडी मिल रही है, अब सब्सिडी की भी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम 10,000 रुपये पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हो, तो कल इलेक्ट्रिक लोगे तो 1,000 रुपये आएगा, और इलेक्ट्रिक कार की कीमत और पेट्रोल की कार की कीमत लगभग समान होगी। तो मुझे तुमको बताने की ज़रूरत ही नहीं, तुम अगली गाड़ी इलेक्ट्रिक के लेने वाले हो, बाइक लेने वाले हो, क्योंकि आपका पैसा बच जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे हमारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, काफ़ी विकसित हुआ है। आपने कहा था कि वो 15 लाख करोड़ का वो व्यापार होगा, उसका टर्नओवर होगा, लेकिन फोर्ड जैसी कंपनियां कुछ बाहर जा रही है, ये विपरीत परिणाम करेगा? बाहर नहीं जा रही, उनने अपना यूनिट बंद किया। देखो इसमें कंपटीशन है, और कंपटीशन में जो प्रोडक्ट अच्छा है वो लोग खरीदते हैं और उन प्रयास करने पड़ते हैं। फोर्ड की भी अच्छी गाड़ियाँ थी, पर मार्केट कंपटीशन में उन्होंने निर्णय किया, पर अब वॉल्यूम कम नहीं हुआ है। 7.5 लाख करोड़ से हम 15 लाख करोड़ जाएंगे। आपको पता होगा कि हमारी टू व्हीलर की जो इंडस्ट्री है, बजाज, टीवीएस और हीरो, ये 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। हाँ, और इसके बाद हिंदुस्तान, ये मर्सिडीज़, BMW, टोयोटो, होंडा, हुंडई, ये सब जितनी गाड़ियाँ हैं, और हमारी टाटा, महिंद्रा, तो ये तो ऑलरेडी है ही। अब ये सब गाड़ियों का वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हम हिंदुस्तान बनेगा, और यहाँ से वर्ल्ड में गाड़ियाँ जाएगी, और निश्चित रूप से ये 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। मैं आज ही बता रहा हूँ कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो 7.5 लाख करोड़ की है, देश में सबसे ज़्यादा जॉब, नौकरियाँ देने वाली ये इंडस्ट्री है। देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली ये इंडस्ट्री है, और इसके साथ एंसेलरी इंडस्ट्री डेवलप हुई है, और अब इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, LNG, ये सब जब आएगा, ग्रीन हाइड्रोजन, तो हमारा देश ग्रीन हाइड्रोजन को भी एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा, और हम प्रगति और विकास की ओर आगे जाएंगे, यही मेरा विश्वास है। एक आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट भी है सर, सिंधी का ड्राई पोर्ट, जो अभी मल्टी लॉजिस्टिक पार्क के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, तो किस तरह से देखते हैं उस प्रोजेक्ट की तरफ सर, विदर्भ, खासतौर विदर्भ के विकास के लिए? देखो, नागपुर एक झीरो माइल है, देश का हृदय स्थान है। अभी मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ बुट्टी बोरी में स्टोर होती है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यही कंसेप्ट है कि इंटरनेशनल एयर कार्गो हब, पैसेंजर हब और मल्टी मॉडल हब के लिए पीछे कि नागपुर ये लॉजिस्टिक कैपिटल बने, और इसीलिए नागपुर को लगकर सिंधी में ये इंटरनेशनल लेवल का लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ से होगा। और इतना ही नहीं तो विदर्भ का संतरा है, सब्जियाँ है, यहाँ का कॉटन है, सूत है, ये भी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होगा। और अब मुंबई नहीं, यहाँ ही जैसे मैंने मजाक में कहा कि अब समुद्र केवल हमारे पास नहीं है, पर आज सिंधी में समुद्र आ गया, क्योंकि वो समझते हुए फॉर्मेलिटी पूरी यहाँ से हो जाएगी, केवल रेलवे से कंटेनर जाके समुद्र में जहाज में उतर जाएगा। ये कल्पना से परे है सर, क्योंकि ये सोच से हम कभी सोच नहीं सकते थे कि पोर्ट, उसमें ड्राई पोर्ट, वो क्या होगा। लोगों की कल्पना से भी आगे बढ़कर आप जो काम कर रहे हैं अब, जैसे जो पेंच से होते हुए जो MP में रास्ता गया मध्य प्रदेश में, वो भी काफ़ी उसकी सराहना हो रही है। जो अंडरपास बने हुए, उससे भी अच्छा रास्ता दिल्ली मुंबई बन रहा है, उससे भी ओवर पास है। एक कार्टून मैंने देखा, अभी विजिट किया, तो गाड़ी में माँ और बेटे जा रहे हैं, तो बेटा माँ को कह रहा गाड़ी में बैठ के, देखो ऊपर में फॉरेस्ट में वो टाइगर वहाँ से जा रहा है, तो ऊपर में जंगल है और अंदर में रोड है। तो हमने काफ़ी अच्छे प्रकार से इन्वायरमेंट, इकोलॉजी का विचार करते हुए सब प्रोजेक्ट्स किया है। MP हमारा जो पड़ोसी राज्य है, MP में कुछ काम कम हुए ऐसा कुछ आरोप हो रहे हैं, और कुछ जो प्रोजेक्ट्स है वो डिले चल रहे हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट डिले चल रहा है? ऐसे कुछ आरोप हो रहे हैं वहाँ पे? आरोप झूठे हैं जी, कोई आरोप नहीं, सब प्रोजेक्ट फास्ट चल रहे हैं। आप मुझे नाम बताओ एक प्रोजेक्ट का। आपको अगर चाहते हुए भी कोई निगेटिव पॉइंट निकालने का अवसर नहीं मिलेगा, इसका कारण हर प्रोजेक्ट दौड़ रहा है। हाँ, प्रॉब्लम है यार, लैंड एक्विजिशन, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, तो कभी देरी लगती है, तो मैं पीछे लगता हूँ, और सभी राज्यों का समतोल विकास हो, सबके साथ न्याय हो, यही हमारा प्रयास है। मध्य भारत के लिए कुछ विशेष योजना, रोड के जाल हो या फिर अन्य कोई योजनाएं? काफ़ी योजना है। अभी 1,47,000 का 2 लाख करोड़ होने वाला है, तो और अनेक नेशनल हाईवे आएंगे, सब काम बन रहे हैं। हर साल हम 14,000 15,000 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य हमारा है। अब हम वर्ल्ड में हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्शन 38 किलोमीटर पर डे बना रहे हैं। हमने एक दिन में 2.5 किलोमीटर 4 लेन का कंक्रीट रोड मुंबई दिल्ली मुंबई हाईवे पर बड़ोदरा के पास बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। हमने सोलापुर विजापुर का रोड सिंगल लेन 26 किलोमीटर 22 घंटे में बनाया।
तो मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और हमारे अधिकारी इंजीनियर्स लगातार काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं और सब मिलकर ओवरऑल देश आगे जा रहा है, इसी बात की हमको खुशी है। सर मेरा आखिरी सवाल है, जैसे हम लोग 0 माइल में रहते हैं, देश का हृदय है ये, यहाँ से तुलजापुर के जो हाईवे की बात हो रही है वो काफ़ी वर्ल्ड क्लास बना हुआ है। आपने कल एक घोषणा भी की थी कि अब 4 लेन जो रास्ता है वो हैदराबाद के लिए बनेगा, जो हाईवे, उसके बारे में बताइए। देखो 0 माइल के बारे में और एक बात करो, जहाँ 0 माइल है वहाँ एक और रिकॉर्ड बन रहा है कि 20 फ्लोर का स्टेशन बन रहा है और चौथे मंजिले पर रेलवे जाएगी। तो ये नागपुर में इतनी ऐसी वर्ल्ड लेवल की रिकॉर्ड बन गई कि यहाँ 20 मंजिली का स्टेशन बन रहा है। नागपुर ये पहला है कि जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन ऊंचा जाने वाला वो फुटाला में बन रहा है, जो 26 जनवरी को खुलेगा। नागपुर में यही बात है कि यहाँ LNG का पहला पंप खुला है। नागपुर ये पहला शहर है कि महानगर पालिका की डीजल की 100 बसें CNG पे कन्वर्ट हो गई, अब बड़े पंप पे CNG भी आ गया। नागपुर में पहला है कि जो सीवेज वाटर है उसको साफ करके पावर जनरेशन को बेचकर 300 करोड़ रुपए कमाने वाली महापालिका नागपुर है। नागपुर ये पहला शहर है कि जहाँ 24/7 24 घंटे पानी अब लगभग 50-60% लोगों को मिल रहा है। एक साल के अंदर, कल मैंने भूमि पूजन किया 12 टाँकियों का, तो आप नागपुर में भी पानी 24 घंटे मिलेगा। तो नागपुर में अपने विश्व में अनेक रिकॉर्ड किए और आगे भी करेंगे और नागपुर का आदर्श दुनिया में, पूरे देश में लोग उसका अनुकरण करेंगे। और मैं नागपुर होने के कारण मैं चाहता हूँ कि नागपुर निश्चित रूप से बेंचमार्क ऐसा काम करे और वही हम सबके सहयोग से करने की कोशिश करें। हैदराबाद हाईवे के बारे में बताइए। हैदराबाद हाईवे का अभी अलाइनमेंट पक्की हो रही है, नया रोड बन रहा है और निश्चित रूप से ये रोड नागपुर हैदराबाद के बीच में एक्सिस कंट्रोल होगा और इसके कारण साउथ के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने हमारे हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया।